भारतीय संविधान में जो आपातकाल की जब भी हम बात आती है या आपातकाल के बारे में जब भी कोई जिक्र आता है तो हमारे सामने 1962, 1971 और 1975 का टाइम याद आ जाता है। जब देखते हैं कि 1962, 1971 और 1975 का जो टाइम है, आप सभी जानते हैं 3 बार आपातकाल की बात होती है, 1962 और 1971 और 1975। जब भी हम इनकी बात करते हैं 1962 और 1971 और 1975 की जब जब बात आती है तो हमारे दिमाग में ये टाइम जो है 1962 में आप सभी जानते हैं 1962 का जो टाइम था जो 1962 का जो टाइम आता है हमारे सामने, तो 1962 में सबसे पहले आपातकाल लगाया गया था। नॉर्थ फ्रंटियर जो एरिया था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का जो एरिया, जो आज का जो अरुणाचल प्रदेश है, इससे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का कहलाता था। और भारत का यही इसी पार्ट पर सबसे पहले आपातकाल लगाने के पीछे कारण था कि चीन का हमला, 1962 का युद्ध जो है हमें याद आता है। उसके बाद जब भी हम बात करते हैं 1971 की, तो 1971 के अंदर पाकिस्तान का युद्ध और 1975 के अंदर में आपातकाल दिखाई देता है। और सबसे ज्यादा विवादित जो आपातकाल था वो 1975 का आपातकाल था, क्योंकि 1975 का जो आपातकाल लगाया गया था तो उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार थी, जो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, वो गिर चुकी थी। क्योंकि 1975 के बाद जब भी इलेक्शन हुए, न्यू इलेक्शन हुए, तो उस टाइम उनकी सरकार नहीं बन पाई थी और इसी वजह से सबसे ज्यादा विवादित था। और इसी विवादित होने के कारण ही सबसे पहले 1977 के अंदर ही जनता दल की जब सरकार बनती है सबसे पहले, तो यही कारण होता है कि एकमात्र पहली बार जो कांग्रेस की सरकार बनती है वो जनता दल, कांग्रेस के अलावा जो सरकार बनती है वो जनता दल की सरकार बनती है। अब जनता दल की सरकार थी, मोरारजी देसाई उस टाइम पीएम बने थे और ये सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो आपातकाल वाला, वो उसी टाइम सामने आया था। अब जब हम बात करते हैं कि मोरारजी देसाई जब सरकार बनी तो उन्होंने बहुत सारी चेंजें आपातकाल के टाइम चेंज की गई, क्योंकि जो मूल संविधान में जो आपातकाल था और आज जो आपातकाल लगाने की जो कंडीशन है, दोनों में दिन रात का अंतर आ चुका था। अब हम बात करते हैं आपातकाल की, तो आपातकाल के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपात की जब भी बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आता है आपातकाल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जब भी हम बात करते हैं आपातकाल की, तो आपातकाल हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। और भारत के संविधान में आपातकाल का जो प्रोविजन है भाग 18 में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। और इसी प्रावधान के तहत आप देखेंगे आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक इसका प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 352 से शुरू होकर आर्टिकल 360 तक इसका प्रावधान है। जब भी हम देखते हैं आपातकाल में, तो आपातकाल के लिए राष्ट्रीय आपात, ये राष्ट्रीय आपात होता क्या है? जब भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो सबसे पहले उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि भारत के संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए 3 कंडीशन दी गई है। या तो क्या हो, बाह्य आक्रमण हो, या सशस्त्र विद्रोह है, या युद्ध। इन 3 आधारों पर ही भारत के अंदर आपातकाल लगाया जा सकता है। जब हम बात करते हैं सशस्त्र विद्रोह की, थोड़ा सा इसको जब हम बात करते हैं सशस्त्र विद्रोह की, तो भारतीय संविधान में यह शब्द था यहां आंतरिक गड़बड़ी। भारतीय संविधान में आंतरिक गड़बड़ी का प्रावधान था और इसी आंतरिक गड़बड़ी का शब्द का जो यूज किया गया था, और इसी आधार पर 1975 का जो आपातकाल लगता है भारत के संविधान में, यह इसी आंतरिक गड़बड़ी को यूज किया गया था। और इसी आंतरिक गड़बड़ी के कारण ही 1975 का जो आपातकाल खींचा गया आगे लंबा,
और जो शब्द जोड़ा गया शस्त्र विद्रोह है, और शस्त्र विद्रोह जो शब्द जोड़ा गया था वो भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ध्यान से सुनना कि 44वां संविधान संशोधन के बाद ही यह शस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। जब हम बात करते हैं 44 संविधान संशोधन से पहले 38वां संविधान संशोधन की, तो भारतीय संविधान में अड़तीसवां संविधान संशोधन था, उसमें यह घोषणा की गई कि कभी भी या किसी भी भाग पर या किसी भी क्षेत्र पर या पूरे राष्ट्र पर या अगर हमें ये आशंका हो कि कोई भी बाह्य आक्रमण होने वाला है या युद्ध होने वाला है या शस्त्र विद्रोह होने वाला, अगर इसी आशंका के आधार पर हम भी भारत के अंदर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। और यह प्रोविजन जो हमें 38वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जब हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आपात की, तो आगे देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आपात जो है 38वां संविधान संशोधन हमें यह बोलता है कि या तो बाह्य आक्रमण हो या शस्त्र विद्रोह हो या युद्ध हो, इन तीनों वर्णों के अंदर या इन तीनों के आधार पर किसी भी कोई आशंका हो गई हो हमें कि भारत के संविधान को आपात लगाने की आवश्यकता है या ऐसी कोई आशंका है, तो उस आधार पर ऐसी घटना होने से पहले भी आपात लगाया जा सकता है। यह बात ध्यान रखना कि यह 38वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और जब भी हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय जो आपात है, ये अपने आप में एक ऐसा प्रोविजन है कि भारत के संविधान के अलावा किसी भी संघीय व्यवस्था में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि वह अपनी संघीय व्यवस्था को तोड़ सके। मान के चलो कि भारत अमेरिका जैसे संविधान वाले देश की बात करें तो अमेरिका में भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था की ओर चेंज किया जा सकता है। किस आधार पर? राष्ट्रीय आपात के आधार पर। जब जब राष्ट्रीय आपात घोषणा होती है तो भारत की संघीय व्यवस्था है वो एक एकात्मक व्यवस्था की ओर झुकाव कर जाती है। तो इसी आधार पर हम देखेंगे कि भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा की जाती है वो किस आधार पर की जाती है। और भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की बात आती है तो घोषणा जो है एक राष्ट्रपति घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपात की राष्ट्रपति घोषणा करता है और इसी एक घोषणा के साथ ही देश में राष्ट्रीय आपात लग जाता है। देखो अगर बात करूं राष्ट्रपति घोषणा करता है, इसके अंदर इसे मंत्रिमंडल लिखित रूप में देगी। देखो ये शब्द पर गौर करना कि मंत्रिमंडल जो है वो क्या करेगी, लिखित रूप में देगी। किसको? राष्ट्रपति को। और इसी आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। अब जब मंत्रिमंडल लिखित रूप की जब बात आती है तो भारत के संविधान में ये सबसे पहले ये था कि मंत्रिपरिषद शब्द जो था, मंत्रिपरिषद की सलाह पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता था राष्ट्रपति। लेकिन अब एक शब्द जोड़ दिया गया कि मंत्रिमंडल लिखित रूप में देगी, तभी क्या होगा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी। क्योंकि मंत्रिपरिषद सलाह का मतलब था प्रधानमंत्री की सलाह, और प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या काम होता था, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता था। ये शब्द जो है पहली बार 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्योंकि भारतीय मूल संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं किया गया, एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया, ना कि मंत्रिमंडल का। तो कई बार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहली बार जो मंत्रिमंडल का जो उपयोग किया गया वो कब शब्द का यूज किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन के टाइम मंत्रिमंडल का शब्द का उपयोग किया गया। अब इसकी बात आती है संसदीय अनुमोदन की। जब संसदीय अनुमोदन की बात आती है तो संसदीय अनुमोदन के अंदर सबसे पहले क्या था, मूल संविधान के अंदर इसके लिए 2 माह का टाइम था।
कि जैसे ही राष्ट्रपति क्या काम करता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, और जैसे ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है उसी की घोषणा के 2 माह के अंदर अंदर संसद का अनुमोदन हो जाना चाहिए। देखो बात दोबारा रिपीट करता हूं मैं कि भारतीय संविधान के अंदर संसदीय अनुमोदन का मतलब है कि संसद की परमिशन एक तरह से, और संसद की परमिशन का मतलब है वोटिंग करवानी। तो मूल संविधान में इसका जो टाइम था, जैसे ही आज घोषणा की है तो आज से लेकर 2 माह के टाइम तक संसदीय अनुमोदन हो जाना चाहिए। लेकिन आज का जो रियल टाइम पीरियड जो किया गया है वो किया गया 1 माह का, क्योंकि मूल संविधान में ऐसा कोई मूल संविधान में जो था वो 2 माह का टाइम था। आज जो टाइम है वो कितना है, 1 माह का टाइम किया गया है। देखो अगर आप देखोगे तो यहीं से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि उसकी मूल संविधान में 2 माह का टाइम था और आज जो वो 1 माह का टाइम कर दिया गया, और ये जो टाइम किया गया वो कब किया गया, 44वां संविधान संशोधन। देखो जितने भी चेंजेस आए हैं, जितने भी चेंजेस आए हैं वो सारे के सारे कब आए हैं, वो सारे के सारे 44वां संविधान संशोधन में चेंज किया गया। मैंने बताया था ना कि 1975 में जब आपातकाल लगा था तो वहां से अपने आप में एक मूल ढांचा एक तरीके से चेंज हो चुका था, क्योंकि जैसे ये 1975 का आपात लगा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर बहुत सारे मुद्दे उठे थे, और उन्हीं मुद्दों को लेकर जो जनता दल की जो सरकार बनी थी उन्हीं मुद्दों को चेंज करने के लिए ये प्रावधान किया कि हम ये सारी की सारी चीजें चेंज करेंगे, और इसी आधार पर 44वां जो संविधान संशोधन है वो जो पीछे की चीजें जितने भी थी उनमें चेंज किया गया। तो ये भी सबसे बड़ा कारण था कि 1 माह के टाइम का ही प्रोविजन किया गया, और वो कब किया गया, 44वां संविधान संशोधन के लिए किया गया। अगर हम बात करें संसदीय अनुमोदन की तो क्या होगा, जब भी ये ऐसी घोषणा हो जाती है तो लोकसभा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को इंक्लूड किया जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जब भी क्या होगा कि लोकसभा की जब भी बात की जाती है या राज्यसभा की जब भी बात की जाती है तो लोकसभा के अंदर संसदीय अनुमोदन के लिए रखा जाएगा, और यहां से वोटिंग होने के बाद दूसरे सदन राज्यसभा में जाएगा, और 2/3 बहुमत से यहां वोटिंग होगी, 2/3 बहुमत से, कि 2/3 बहुमत से यहां वोटिंग होगी और उसी के आधार पर यह घोषणा जारी रहेगी। अब मुद्दा ये उठता है कि अगर मान के चलो कि लोकसभा अपने टाइम में या अपने जब घोषणा की गई है संशोधन या अनुमोदन की आवश्यकता है उससे पहले विघटित हो गई हो, क्यों विघटित हो, अगर लोकसभा विघटित है या लोकसभा उस टाइम भंग है तो उस कंडीशन में जैसे ही पहली बैठक होती है लोकसभा की, शब्द पर गौर करना, लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन के अंदर अंदर संसदीय अनुमोदन होना चाहिए। मतलब जब भी न्यू लोकसभा बनेगी या नई लोकसभा जब भी बनेगी, नई लोकसभा के पहली बैठक के अंदर, पहली बैठक के 30 दिन के टाइम याद रखना, 30 दिन के अंदर क्या होनी चाहिए, अनुमोदन हो जाना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है कि लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, अनुमोदन हो जाना चाहिए। तो आपसे कई बार ये भी चीज पूछी जाती है कि कितने दिन का टाइम है, तो 30 दिन का टाइम है। अब मुद्दा ये उठता है कि जो राष्ट्रीय आपात है उसका टाइम पीरियड कितना है। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपात की समय अवधि की, जब भी हम बात करते हैं समय अवधि की या टाइम पीरियड की, तो मूल संविधान में जो प्रावधान था वो ये था कि एक बार घोषणा के बाद अनंत काल तक इसे चलाया जा सकता था। लेकिन अब जो ये घोषणा है, जो 44वें संविधान संशोधन में चीजें चेंज की गई वो ये की गई कि हर 6 माह के बाद संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है।
कि हर 6 माह के बाद संसदीय अनुमोदन के द्वारा इसे अनंत काल तक चलाया जा सकता है। अब मुद्दा ये उठता है कि ये जो शब्द जोड़ा गया 6 माह के बाद संसदीय अनुमोदन, तो ये 44वां संविधान संशोधन था। आप समझ रहे होंगे कि 1975 के बाद पहली बार बिना कांग्रेस की जब सरकार बनती है, तो बिना कांग्रेस की सरकार, जनता दल की जब सरकार बनती है, तो ये सबसे पहला मुद्दा यही था, ये आपातकाल ही सबसे बड़ा रीजन था कि कांग्रेस की सरकार का गिरना। और इसी वजह से मोरारजी देसाई के द्वारा जो बनाई गई सरकार थी, क्योंकि 77 के जब चुनाव होते हैं, 77 के चुनाव में पीएम जो बनते हैं वो मोरारजी देसाई बनते हैं। और उसी टाइम ये सबसे बड़ा जो चेंजेस किए गए वो आपातकाल वाले टाइम में, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा चेंजेस किए गए। अब ये यहां तक आपको चीजें समझ में आएगी होगी कि अब हम एक बात और करते हैं कि जब भी ऐसी घोषणा हो जाती है तो क्या उस पर न्यायिक समीक्षा जिसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की या न्यायिक समीक्षा की जब भी हम बात करते हैं तो मुद्दा हमारे सामने सबसे बड़ा आता है, क्योंकि 38वां संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने इस चीज को बाहर कर दिया गया था। मतलब कि जो जुडिशियल रिव्यू से कभी भी आपातकाल जब घोषणा की जाएगी तो उस पर कभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। ये प्रोविजन 38वां संविधान संशोधन 1978 के 38वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। लेकिन अब इसी चीज को जो चेंज किया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, और 44वां संविधान संशोधन के अंदर ये बात जोड़ दी गई संविधान संशोधन में यह बात जोड़ी गई कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, मतलब न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और मिनर्वा मिल्स का 1980 के अंदर एक केस आता है, मिनर्वा मिल्स। और ये मिनर्वा मिल्स का जो केस था वो 1980 में आता है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अगर किसी ने मनमर्जी की है या अपनी मर्जी से आपातकाल की घोषणा की है तो उस आपातकाल की जो घोषणा है उसे समाप्त कर दिया जा सकता है। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि आपातकाल में मनमर्जी हुई है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू करेगी सुप्रीम कोर्ट। अगर जुडिशियल रिव्यू में यह पाती है कि आपातकाल पर मनमर्जी हुई है तो उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट उस आपातकाल को खारिज कर देगी और उसी टाइम से आपातकाल हटा दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि कोर्ट के द्वारा उस पर समीक्षा या न्यायिक समीक्षा करना या उसको देखना, और उसी जुडिशियल रिव्यू के द्वारा ही आपातकाल के बारे में देखा जाएगा कि ये मनमर्जी तो कहीं नहीं हुई। तो इसी आधार पर आपातकाल को समाप्त भी किया जा सकता है कि अगर उन्हें ये लगता है कि मनमर्जी हुई है तो उस आधार पर उस आपातकाल को समाप्त भी किया जा सकता है। अगले जब हम बात करते हैं संसदीय अनुमोदन के बाद, जो संसदीय अनुमोदन की जब भी बात होती है तो आप सभी ने देखा कि 1 माह का टाइम होगा संसदीय अनुमोदन के लिए, और संसदीय अनुमोदन 1 माह के अंदर 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए दोनों सदनों से। अगर 2/3 बहुमत से पारित होता है तभी वो क्या होगा, आपातकाल लागू होगा। दूसरी कंडीशन ये थी, अगर मान के चलो कि लोकसभा विघटित है, अगर लोकसभा समाप्त हो चुकी है, लोकसभा का भंग हो चुकी है, तो उस समय जब भी आपातकाल की घोषणा होती है तो उस समय के लिए राज्यसभा जब तक नई लोकसभा बने तब तक घोषणा को, जब क्या होगा राज्यसभा क्या काम करे, जब भी नई लोकसभा जब तक बने तब तक इस घोषणा का अनुमोदन या संसदीय अनुमोदन पहले वो पारित कर दे। और जैसे नई लोकसभा बनेगी तो उसके पहली बैठक के 30 दिन के अंदर, मतलब कि लोकसभा के पहली बैठक के 30 दिन के अंदर क्या होगा, उसे संसदीय अनुमोदन करना होगा, तभी वो आपातकाल अनंत काल तक आगे समय के लिए बढ़ेगा। और उसे हर 6 माह के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, संसदीय अनुमोदन करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आगे संसदीय अनुमोदन के बाद हम आपातकाल की घोषणा की समाप्ति की। तो यह भी मुद्दा अच्छा खासा समझने वाला है कि ऐसी घोषणा को समाप्त कैसे किया जाता है। तो राष्ट्रपति क्या काम करेगा, ऐसी घोषणा को समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसी दूसरी घोषणा करेगा, राष्ट्रपति क्या काम करेगा, ऐसी कोई दूसरी घोषणा करेगा जिसके आधार पर राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की जा सकती है। ये मूल संविधान में था और ये उसके ऊपर था, डिपेंड करता था किस पर, राष्ट्रपति पर ये चीज क्या करती थी, डिपेंड करती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आज के टाइम की, तो इसमें कुछ चेंज किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये चेंज किया गया, अगर क्या हो
कि संसद के 1/10 सदस्य लिखित रूप में क्या काम करें, लिखित रूप में संसद के या किसी भी सदन के अध्यक्ष को, संसद के या सदन के किसी भी अध्यक्ष या राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे दे कि आपातकाल की घोषणा को समाप्त किया जाए, तो इस बात को लेकर पहले जैसे ही उसने ये लिखित रूप में दिया तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर, मतलब जैसे आज लिखित रूप में दिया है तो उसके 14 दिन के अंदर, कितना टाइम है 14 दिन का, इस 14 दिन के अंदर क्या होगा, ऐसी घोषणा जो है उस पर विचार किया जाएगा, वोटिंग की जाएगी, और जैसे ये पारित होता है अध्यक्ष के पास जाता है तो उसके बाद बैठक बुलाई जाती है, आकस्मिक बैठक, और इसी आकस्मिक बैठक में वोटिंग करवाई जाती है, और इसी वोटिंग के अंदर क्या होगा, इसे 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। समझ रहे हो कुछ, कि अगर मान के चलो कि 1/10 सदस्य लिखित रूप में अध्यक्ष या राष्ट्रपति को ऐसी घोषणा दे देते हैं, ऐसी घोषणा के लिए बोलते हैं कि राष्ट्रीय आपात को समाप्त किया जाए, और जैसे ये राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने की बात आती है तो उसके जैसे ये उन्होंने घोषणा की है लिखित रूप में दिया, तो उसके 14 दिन के अंदर क्या करवानी पड़ेगी, वोटिंग करवानी पड़ेगी, और 14 दिन के अंदर जो वोटिंग करवाई जाएगी तो उसके अंदर 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब मुद्दा ये उठता है कि ये 2/3 बहुमत से जब पारित होता है तो दूसरी जो घोषणा है, अगर राष्ट्रपति अपनी सामान्य घोषणा के द्वारा अपनी मर्जी से जब ऐसी घोषणा करता है तो उस टाइम ऐसी घोषणा के बाद सामान्य बहुमत से इसे पारित करना होता है, लेकिन जब 1/10 सदस्य लिखित रूप में दे दे तो इसे 2/3 बहुमत से पारित करना होता है, तो इस आधार पर इस घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कि आपातकाल का जो है प्रभाव क्या रहता है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसका प्रभाव क्या रहेगा। अब मुद्दा यह भी समझने वाला है कि राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रभाव की बात है तो कार्यपालिका पर क्या प्रभाव रहता है। कार्यपालिका प्रभाव का मतलब है जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है तो पूरे देश की, उस राज्य की, किसी भी राज्यों की जो कार्यपालिका है वो सीधी संसद के अंडर में काम करती है, संसद के अधीन जो है, संसद के अधीन कार्य करती है, और सारे के सारे कार्य कौन करवाएगा, संसद करवाएगी, या संसद के हाथ में जो है कार्यपालिका की शक्तियां आ जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो कुछ विशेष ही पावर्स है जो संसद कार्य करती है, कार्यपालिका के अधीन आती है, लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपात की तो नॉर्मल सारी पावर्स भी संसद के अधीन आती है और संसद ही निर्देश देती है उन कार्यों को करने के लिए। अगला जो प्रभाव देखते हैं हम कि विधायी शक्तियों पर, तो विधायी जो पावर है, जहां भी जब भी ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो राज्य की जो विधायिका है, किसी भी राज्य की विधायिका, राज्यों की विधायिका राज्यों की जो विधायिका है उस पर संसद का अपने आप अधिकार आ जाता है या संसद के अधीन आ जाती है, लेकिन वहां की जो विधायिका है वो भंग नहीं होगी, निलंबित हो जाती है। आप देखना, शब्द पर गौर करना कि विधायिका भंग नहीं होगी, निलंबित हो जाएगी, उसी विधायिका से कार्य करवाया जाएगा, और कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि संसद जो है कानून बनाती है और विधायिका भंग ना होकर निलंबित हो जाती है और उसी आधार पर कार्य करती है। तो राज्यों की जो विधायिका है वो निलंबित होगी, ना कि भंग। लेकिन क्या नहीं होगी, भंग कभी भी नहीं होगी। भंग का मतलब उसका विघटन कभी भी नहीं होगा। नए चुनाव करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कोई भी घोषणा कर देती है या कोई भी ऐसा कानून बना देती है संसद उस राज्य के लिए, तो जैसे ही आपातकाल हटता है तो आपातकाल के 6 माह के बाद अगर संसद ऐसा कानून चाहती है या ऐसा कोई विधायिका चाहती है उस कानून को लागू करने के लिए, तो वह अपनी विधानसभा के अंदर पारित करके उस कानून को लागू कर सकती है। लेकिन जैसे ही उस उद्घोषणा की बात आती है, समाप्त हो जाती है, तो उसके 6 माह के बाद वो अपने आप कानून समाप्त हो जाता है।
आगे हम बात करते हैं विधायिका के बाद वित्तीय पावर्स पर या वित्तीय जो शक्तियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी हम वित्तीय पावर्स या वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं तो राज्यों के बीच में या केंद्र के बीच में जो कर का डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है, जितना भी कर का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको कम भी किया जा सकता है, राज्यों को कर जो है वो कम भी दिया जा सकता है, या फिर राज्यों को जो कर की व्यवस्था उसे समाप्त भी किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये जो है राष्ट्रीय आपात के टाइम चेंज कर दी जा सकती है और ऐसे पर कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जा सकता क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम ये चीजें चेंज की गई है। लेकिन जब मुद्दा ये आता है कि मूल अधिकारों पर प्रभाव क्या रहेगा तो ये चीज सबसे अच्छी गौर करने वाली है। तो मूल अधिकारों की जब भी हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 358 और 359 जो है दो ऐसे संवैधानिक जो आर्टिकल्स है जो मूल अधिकारों पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इन दोनों में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि आर्टिकल 358 ये बोलता है जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी या राष्ट्रीय आपात लगेगा, चाहे किसी राज्य पर हो किसी एक हिस्से पर हो, जहां जहां राष्ट्रीय आपात होगा तो वहां आर्टिकल 19 अपने आप में निलंबित हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि आर्टिकल 358 जैसे ही एक्टिव होगा तो 358 एक्टिव होने के बाद आर्टिकल 19 जो है वो अपने आप में समाप्त हो जाता है। तो आर्टिकल 19 पर इसका प्रभाव रहता है। आर्टिकल 19 जो अपने आप में क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। जैसे ही घोषणा समाप्त होती है तो उसी घोषणा के बाद आर्टिकल 19 अपने आप में वापस एक्टिव हो जाता है या आपका आर्टिकल वापस 19 आपके हाथ में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आर्टिकल 19 जो है डीएक्टिवेट होगा या निलंबित होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 या 226 के तहत जाकर उसे लागू करवा नहीं सकते। इसका मतलब यही है कि आप आर्टिकल 19 जो है जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी तो आर्टिकल 19 आपका कभी भी लागू नहीं होगा या फिर उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अगर जाते भी हो तो उन्हें लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 359 एक प्रोविजन करता है। आर्टिकल 359 ये प्रोविजन करता है कि जब आर्टिकल 359 के अंदर जिन संवैधानिक अधिकारों या जिन संवैधानिक आर्टिकल्स की राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के टाइम घोषणा कर देता है उन अधिकारों या संवैधानिक जो आर्टिकल्स है उनको संसद के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवाया जा सकता। इसका मतलब यही है कि आर्टिकल 359 जो स्पष्ट रूप से बोलता है कि जैसे जैसे जो आर्टिकल्स है राष्ट्रपति घोषणा के द्वारा उन्हें निलंबित करेगा वो आर्टिकल्स जो है आपके राष्ट्रीय आपात के टाइम समाप्त हो जाएंगे या निलंबित हो जाएंगे। तो आर्टिकल 359 ये प्रोविजन करता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर आप आर्टिकल 32 या 226 के तहत इन आर्टिकल्स को लागू नहीं करवा सकते। जो आर्टिकल्स राष्ट्रपति घोषणा करता है, जिन अधिकारों के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के टाइम घोषणा करता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होगी। उसी सीमा के तहत ही किया जाएगा, उसी विधि के तहत ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी आर्टिकल को मनमर्जी से उन्होंने समाप्त कर दिया हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा होगी। जब भी हम बात करते हैं 358 359 की, तो 359 जब भी लागू होता है तो इसके तहत 20 और 21 दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 दो सिद्धि का जो अधिकार है, इन दोनों आर्टिकल्स को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब ये दो ऐसे मूल अधिकार है आपके जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम कभी भी इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे वो कितने टाइम के लिए क्यों ना हो। ये दो कभी भी निलंबित नहीं होगी। अगर मैं बात करूं 359 के बाद जब मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा तो ये सिर्फ बाह्य आक्रमण और बाह्य युद्ध, इन दो आधारों पर ही क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो आपके फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 359 और 358 जो है एक्टिव होंगे। वरना ऐसा कोई भी शस्त्र विद्रोह के आधार पर ये दोनों जो है मूल अधिकारों पर प्रभाव नहीं डाल सकते। अगर देश के अंदर शस्त्र विद्रोह या आंतरिक शस्त्र विद्रोह हुआ है और उस आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है तो उस टाइम कभी भी मूल अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूल अधिकारों पर सिर्फ प्रभाव पड़ेगा तो वो सिर्फ बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर।
ये जो प्रोविजन जोड़ा गया था ये भी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन। समझ में आ रही है मेरी बात है कि 44वां संविधान संशोधन में यह प्रोविजन जोड़ा गया कि 20 और 21 को कभी समाप्त नहीं किया जाएगा, और जब भी बाह्य आक्रमण और युद्ध होगा तभी क्या किया जाएगा, मूल अधिकार में प्रभाव पड़ेगा, वरना शस्त्र विद्रोह के आधार पर किसी भी मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डाला जाएगा। तो ये था आज आपका टॉपिक, भारतीय संविधान के अंदर जो राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रोविजन करता है। एक बार हम पीछे से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल तो आप सभी जानते हैं भाग 18 के अंदर आर्टिकल 352 360 तक जो है भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की जब भी बात की जाती है तो भारतीय संविधान में बाह्य आक्रमण, शस्त्र विद्रोह और युद्ध के आधार पर ही भारत के अंदर जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। जब हम बात करते हैं किसी भी जो मूल संविधान में आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द था वो 44वां संविधान संशोधन करके यह हटा दिया गया और ये शब्द जोड़ दिया गया शस्त्र विद्रोह है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1975 में जब भी नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो सिर्फ आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगी थी और यही कारण था कि उनकी सरकार गिरी थी। अगर मैं बात करूं कि 38वां संविधान संशोधन जब किया गया था तो उस टाइम ये प्रोविजन जोड़ा गया कि किसी भी हिस्से पर या किसी भी भाग पर या किसी पूरे देश पर अगर ये हमें लगता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह होने की आशंका है तो उसी आधार पर भी उससे जब ऐसी आशंका हो तो उससे पहले भी ऐसे राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। आगे हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है वो मंत्रिपरिषद के लिखित रूप में, तो मूल संविधान में यह था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जोड़कर यह शब्द जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल अगर लिखित रूप में देगी तभी भारत के अंदर क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी लागू की जाएगी। आगे हम देखते हैं तो जब देखेंगे तो जो संसदीय अनुमोदन की बात आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जब भी संशोधनीय अनुमोदन की बात आती है तो हमें मूल संविधान में 2 माह का टाइम था, लेकिन आज हम जब बात करते हैं संसदीय अनुमोदन की तो 1 माह का टाइम है, क्योंकि जो मूल संविधान में 2 माह का टाइम था उसे 44वां संविधान संशोधन करके जो है 1 माह कर दिया गया और 1 माह के अंदर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अब हम संसदीय अनुमोदन की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगर मान के चलो कि लोकसभा सदन में नहीं है तो उसकी पहली बैठक के 30 दिन के अंदर पारित होना चाहिए, लेकिन इससे पहले राज्यसभा उसे पारित कर दे। दूसरी कंडीशन ये लागू होती है कि जब भी हम बात करें कि लोकसभा अगर विघटित है या भंग है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जैसी नई लोकसभा या नई लोकसभा का जब भी पुनर्गठन होगा तो उस टाइम ऐसी घोषणा जो है पहली बैठक के 30 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, अनुमोदन हो जाना चाहिए। तो उसके बाद हम चलते हैं, ये भी सारी चीजें 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अगर हम बात करते हैं घोषणा की समाप्ति, जो भारतीय जो मूल संविधान था इसमें ऐसा प्रोविजन किया गया कि अगर राष्ट्रपति ऐसी घोषणा कर देता है या राष्ट्रपति ऐसी सामान्य घोषणा कर देता है तो उस आधार पर यह समाप्त हो जाता था और इसे सामान्य बहुमत से पारित कर दिया जाता था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब 44वां संविधान संशोधन द्वारा कुछ चीजें जोड़ी गई, अगर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो चीजें जोड़ी गई है वो ये जोड़ा गया कि 1/10 सदस्य जब क्या करेंगे, लिखित रूप में अगर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को दे दे तो उसके 14 दिन के अंदर ऐसी आकस्मिक बैठक बुलाई जाएगी और ऐसी आकस्मिक बैठक बुलाने के बाद 2/3 बहुमत से ऐसी घोषणा पारित होनी चाहिए। जैसे ही 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो ऐसी घोषणा को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जुडिशरी रिव्यू की तो 38वां संविधान संशोधन जोड़कर यह शब्द जोड़ा गया कि इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकता, ये जुडिशरी रिव्यू से बाहर है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके ये शब्द जोड़ा गया कि जुडिशरी रिव्यू जो है वो किया जा सकता है, अगर मनमानी की है तो उस चीज के लिए जुडिशरी रिव्यू हो सकता है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के अंदर स्पष्ट रूप से साबित कर दिया कि जुडिशरी रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में ये प्रोविजन दिया कि जब भी अगर ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय आपात जो है वो अपनी मनमर्जी या बेफजूल लगाया गया है, बिना कारकों के आधार पर लगाया गया है, तो उस बात को जो है सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकती है, उस बात की जांच की जा सकती है। अगर हम बात करें
कि राष्ट्रपात का प्रभाव, तो आप सभी जानते हैं जो कार्यपालिका का प्रभाव पड़ेगा तो संसदीय अनुमोदन के बाद संसद के पास सारी शक्तियां आ जाती है। जब क्या करी, जो राष्ट्रपात की जैसी घोषणा होती है तो पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव उसके अंडर में कार्य करती है। लेकिन अगर सामान्य स्थिति की बात करें तो सामान्य स्थिति में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ एक पावर्स है जिनके आधार पर वो एग्जीक्यूटिव को निर्देश देती है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो एग्जीक्यूटिव को क्या है, पूर्ण रूप से निर्देश दे सकती है। जब हम बात करते हैं विधायी पावर की, तो विधायी पावर के अंदर राज्यों की जो विधायिका हैं वो अपने आप में निलंबित हो जाती है, ना कि भंग। क्यों भंग का मतलब है दोबारा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, वो उन्हीं के निर्देशों के आधार पर उन्हीं के बनाए हुए कानूनों को लागू करेगी। लेकिन अगर क्या हो, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अगर लोकसभा इस सदन में नहीं है तो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 जो है अध्यादेश का प्रोविजन करता है। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर कानून बना सकता है। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं विधायी शक्तियों के बाद जो वित्तीय शक्तियां, तो वित्तीय शक्ति की जब भी बात आती है तो वित्तीय शक्तियों के अंदर ये प्रोविजन है कि वित्तीय शक्तियां हैं जो कर, जो राज्य और केंद्र के बीच में जो टैक्स का प्रोविजन है, टैक्स का जो वितरण है उसको कम भी किया जा सकता है, या सांसदों की सैलरी जो है वो भी कम की जा सकती है, या फिर ऐसा कोई भी राज्य के साथ कोई भी समझौता जिस पर जो वित्तीय रूप से हो तो उसको कम भी किया जा सकता है या उसे एक टाइम के लिए समाप्त भी किया जा सकता है। ऐसा काम तब तक रहेगा जब तक तो राष्ट्रपति की घोषणा के 6 माह के बाद, राष्ट्रपति की घोषणा समाप्ति के 6 माह के बाद तक रहेगा। उसके बाद ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं रहेगा। मूल अधिकारों के आप देखते होंगे, मूल अधिकारों पर जो प्रभाव है वो सिर्फ बाह्य आक्रमण और युद्ध के टाइम ही किया जा सकता है। लेकिन संसदीय जो सशस्त्र जो विद्रोह है इसके आधार पर मूल अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 20 और 21 ऐसे 2 संवैधानिक आर्टिकल्स है जिन पर कभी भी मूल अधिकारों पर प्रभाव नहीं डाला जाएगा। आर्टिकल 358 ये प्रोविजन करता है जब भी आर्टिकल 358 जो है 352 एक्टिव होने पर 358 एक्टिव होगा, और आर्टिकल 19 जो आपका अपने आप निलंबित या समाप्त हो जाएगा जब तक राष्ट्रपात रहेगा। इसको जाके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते। लेकिन 359 जो है ये प्रोविजन करता है कि 359 जो है जिन जिन आर्टिकल्स की राष्ट्रपति घोषणा करेगा उन आर्टिकल्स को आप संवैधानिक उपचार नहीं करवा सकते सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। ये सारा का सारा शब्द जोड़े गए वो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान में सिर्फ मूल अधिकारों पर प्रभाव था, लेकिन 20 और 21 में जो प्रभाव जो समाप्त किए गए वो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। और आज का ये टॉपिक है यहाँ पर आपका समाप्त होता है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।